बात इस वक्त बड़ी खबर के साथ नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एसआईटी ने संदिग्धों की लिस्ट बढ़ा दी है। जी हां, यानी कि डीएनए सैंपल्स लेने वाले लोगों की फहरिस्त जो है वो बढ़ चुकी है। इस लिस्ट में कई नाम जोड़ दिए गए हैं। अब तक 15 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए। अब 25 और लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। यानी इस डीएनए सैंपल जांच के दायरे में और कई लोग जो हैं वो शामिल होते हुए। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, पहले 8 लोगों के सैंपल कल कलेक्ट किए गए, 15 और लोगों की लिस्ट तैयार थी, लेकिन अब तक 15 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और अब ये लिस्ट और बढ़ चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट बढ़ चुकी है और अभी बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि 4 और संदिग्ध युवकों को लेकर के एसआईटी की टीम अभी जो है गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची है और इन सभी के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि और भी 4 युवकों को लेकर के एसआईटी की टीम दूसरी जगह से गर्दनीबाग अस्पताल पहुंचेगी। तो ये जो ब्लड सैंपल लेने की बात है, डीएनए जांच की करने को लेकर के जो सूची कल एसआईटी ने तैयार की थी, उसमें 15 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें से 5 जो है वो मृतक के परिवार से ही थे। 3 जो है माता पिता और भाई थे, 2 मामा थे। उनके अलावा मनीष रंजन जो है हॉस्टल मालिक जो है उसके डीएनए थे। उसके बाद बाकी के जो लोग थे वो 9 लोग दूसरे थे जो उनके जिनके बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन अब एसआईटी ने उस लिस्ट को और लंबी की है। 25 लोगों की सूची जो है वो तैयार हुई है कुल, जिसमें से 15 लोगों का डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। 4 को लेकर अभी जो है एसआईटी की टीम पहुंची है, तो हो गए कुल 19 और बाकी के 4 जो है उनको भी लेकर के एसआईटी की टीम पहुंचेगी। अमित, क्या ये जानकारी मिल रही है जिन 4 संदिग्धों को लेकर एसआईटी की टीम पहुंची है, इनका इस पूरे प्रकरण से किस तरह का कनेक्शन है? ये कौन है? क्या ये लड़की के रिलेटिव्स हैं या आसपास इस हॉस्टल के रहने वाले लोग हैं? देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो कौन है इस संदर्भ में न तो एसआईटी कुछ खुलकर के बोल रही है, न ही पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो आधिकारिक सोर्सेज हैं हमारे, वो जरूर उन्होंने बताया कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका हॉस्टल के पास आना जाना था। जो सीडीआर निकाले गए उससे बातें सामने आ रही है, हॉस्टल संचालकों से बातचीत की बात सामने आ रही है, जो हॉस्टल संचालक की जो बेटे थे उनसे बातचीत की बात सामने आ रही है। तो तमाम जो चीजें हैं वो जांच के दौरान जो बातें सामने बिल्कुल, और देखना होगा कि और जो ये नाम बढ़े हैं इन लोगों के सैंपल कब तक कलेक्ट किए जाते हैं और कैसे ये पूरा प्रकरण जो है वो खुलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को इस वक्त जोड़ते चले। झारखंड निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 फरवरी को निकाय चुनाव होंगे। अब निकाय चुनाव को लेकर तारीख सामने है। 27 फरवरी को मतगणना होगी। 27 फरवरी को मतगणना के साथ 29 जनवरी से 4 फरवरी तक का नामांकन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसे में 5 फरवरी को स्क्रूटनी और 6 फरवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख दी गई है। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और अब तारीख आपके सामने। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, यानी कि एक चरण में चुनाव और फिर परिणाम भी बहुत जल्द लोगों के सामने जिस तारीख का ऐलान किया जा रहा था वो संभव।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो तारीखों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी माह के अंत तक ये चुनाव जो नगर निकाय है वो हो जाएगा, तो उसे लेकर घोषणा भी हो चुकी है और इस खबर पर मुहर भी लग चुकी है कि 23 फरवरी को जो मतदान है वो किया जाएगा। तो वहीं 27 फरवरी को मतगणना का कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा, उसी दिन मतगणना का कार्य किया जाएगा। हालांकि इस पूरे विषय में बता दें कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा, जैसा कि पूर्व में भी जो जानकारियां जो हैं वो सामने आई थी। न्यूज़ 18 ने भी ये खबर जो है वो प्रमुखता से चलाई थी और बैलेट बॉक्स के जरिए ही चुनाव किया जाएगा और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी और उनका कहना है कि जो 1087 जो वार्ड है वहां पर ये चुनाव किए जाएंगे और 48 नगर निकाय को लेकर ये चुनाव की घोषणा जो है आज की गई है। खासतौर से इसकी तैयारियां काफी पहले से कर दी गई थी, तमाम जो मतदाता हैं उनकी लिस्ट भी रिवाइज कर ली गई है। तो वहीं साथ में जो सुरक्षा के इंतजामात रहेंगे, जो संवेदनशील बूथों की अलॉटमेंट की बात की जाए उसे भी पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया। वहां पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी इसे लेकर जो मंथन है वो भी किया जा चुका है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और अब चुनावी जो मैदान है उसमें उतरने की बारी है। बिल्कुल, और आदर्श आचार संहिता जो होता है चुनाव को लेकर वो अब लागू हो चुकी है, यानी कि कई सारे प्रतिबंध अब आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान ये तमाम कार्य जो अब तक सरकार की तरफ से विकास योजनाओं को लेकर किए जा रहे थे उस पर इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में विराम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के। तो बोर्ड एग्जाम से पहले हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और इस साल होने वाली परीक्षा पर चर्चा में अब तक छात्रों ने रिकॉर्ड भागीदारी दी है। जल्द ही इस बात की घोषणा भी की जाएगी कि इस बार परीक्षा पर चर्चा कब टेलीकास्ट होगी। परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। अब तक के एडिशन में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों से छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। इनमें कोयम्बटूर, रायपुर, देव, मोगरा और गुवाहाटी भी शामिल हैं। इस साल के कार्यक्रम के लिए अब तक 4.5 करोड़ छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए, जबकि 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा पर चर्चा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल्क चाहिए? तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है और अब बात सोने की। जी हाँ, देश में सोने की कीमत में लगातार और तेज रफ्तार नजर आती है। राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट बढ़कर अब 1,62,000 के पार हो चुका है। मुंबई में इसकी कीमत 1,61,960 रुपए के आसपास पहुंची हुई है। वहीं चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है। 1 किलो चांदी की कीमत 3,60,000 के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो सोने और चांदी की कीमत में अभी तेजी की गुंजाइश बरकरार है। और देश भर में साइबर ठगी के बढ़ते हुए मामलों के बीच कंबोडिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कंबोडिया में पाक और चीन के एजेंटों ने भारत में साइबर ठगी के लिए एक ऐसा साइबर अड्डा तैयार किया है जहां वो अच्छी नौकरी का झांसा देकर
भारतीयों को हायर करते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर भारत में साइबर ठगी करवाई जाती है। मना करने पर भारतीयों को बेहिसाब टॉर्चर किया जाता है, यानी कि प्रताड़ना दी जाती है और रिहाई के नाम पर लाखों रुपए की फिरौती की डिमांड होती है। इस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे में न्यूज 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत से 1500 किलोमीटर दूर साइबर साजिश बेनकाब। कंबोडिया में पाक चीन ने बनाया साइबर स्लेवरी बेस। कंबोडिया में बंधक बनाए गए करीब 500 भारतीय। न्यूज 18 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। कंबोडिया की इसी चकाचौंध को दिखाकर भारतीय युवाओं को कंबोडिया आने के लिए रिझाया जाता है। भारतीय युवाओं को अच्छी सैलरी और रहने खाने की बेहतरीन सुविधा का लालच देकर उन्हें कंबोडिया में जॉब का ऑफर दिया जाता है। धोखेबाजी के इस ट्रेलर को देखकर अब तक कई भारतीय युवा कंबोडिया जाकर फंस चुके, बंधक बन चुके हैं और अब उनसे अपनी जान बचाने के एवज में मोटी रकम मांगी जा रही है। कंबोडिया में पूरा साइबर क्राइम नेक्सस पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से चलाया जा रहा है, जिसके निशाने पर है भारत और भारतीय। पाक चीन गठजोड़ वाले इस साइबर नेक्सस का मकसद है साइबर फ्रॉड करना, ताकि चीन पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह की उंगली न उठे। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इस नापाक साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। इस साजिश के शिकार हुए हैं मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के कई नौजवान। पिछले 6 महीने में मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के करीब 20 युवा कंबोडिया में बिछाए गए इस साइबर नेक्सस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कंबोडिया में बंधक बनाए जाने के बाद उनसे भारत में साइबर अरेस्ट, हनी ट्रैप और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए भारतीय परिवारों से संपर्क का दबाव बनाया जाता है और मना करने पर रूह कपा देने वाला टॉर्चर किया जाता है। शाहपुर थाना पड़ता है हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में। वहां पर हमको इनपुट्स मिलता है कि ये एक अल रहीम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है जो विदेश लोगों को भेजती है, और ऐसे में मैं कहूँगा कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग कंबोडिया भेजते हैं और अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब के ऑफर के साथ भेजते हैं वहाँ पर। और जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं वो लोग कि पाकिस्तानी नागरिक हैं कुछ और कुछ चाइनीज़ नागरिक हैं, जो कि भारतीयों को वहाँ 10 ऐसे हॉल बने हुए हैं, 10 हॉल बने हुए बड़े बड़े, उनमें जो है कुछ हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों को बैठा रखे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो हमारे पासपोर्ट को रख लेते हैं, वो पासपोर्ट रखने के बाद जो है इंडियंस के साथ फ्रॉड करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। ये जो इंडियंस आ रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ यूज करने का जो है उनको, कि इंडियंस को ही उनके फ्रॉड करेंगे। साकिब और जीशान ये दोनों हरसौली गांव के रहने वाले हैं, जो अच्छी जॉब के लालच में कंबोडिया गए थे, लेकिन अब खबर आई है कि उन्हें वहां बंधक बना लिया गया और रिहा करने के एवज में 5 से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। आपका कौन फंसा है वहाँ पे? समीर, वो साकिर। शाकिर कौन है? लड़का है मेरा। क्या हुआ था, कब से वो फंसा है? वो 2-3 महीने से ले गए थे जी, सब फ्रॉड गिरदी में ले गए थे। चलेगा वो पता नहीं क्या बता के ले गए थे? नौकरी कराएंगे और उसमें वेटर के काम में कह रहे थे चले जाने के लिए। तुम्हारा कौन फंसा है वहाँ पे? मेरा वहाँ पे छोटा भाई है, उसको वहाँ से उसे बताया कि कोई मॉल की नौकरी है, वहाँ पे आपको मॉल की नौकरी करनी है, और अच्छा पैसा बता के ले गए थे। उसे वहाँ पे जाके फंसा दिया और उस पे वहाँ पे साइबर फ्रॉड करवा रहे, स्कैम, कंप्यूटर द्वारा स्कैम किया जा रहा है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ना खाने को दे रहे,
और उसे एक ड्यूटी करवा रहे हैं 16-16, 17-17 घंटे, जिसमें उसे सोने को नहीं दे रहे, न उसे खाने को दे रहे, और मारपीट कर रहे हैं उसके साथ, और उसे फायर कर देगा वहाँ से। साइबर एक्सपर्ट भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेंड को भारत के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। भारत के युवाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है बिकॉज होता यह है कि क्योंकि जो फ्रॉड करना होता है वो इंडियन लोगों के साथ ही करना होता है, भारतीय लोगों के साथ ही करना होता है, इसीलिए ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो कि इंडियन ही हो, क्योंकि जब आप वो वहां पे डिजिटल अरेस्ट का जब वो पूरा सिस्टम बनाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन से, जैसे लखनऊ से या फिर मुंबई से या फिर कोई भी स्पेसिफिक जगह से उनका पूरा सेटअप बनाना होता है। तो और जो अगर वो इंडियन होगा तो बहुत इजी तरीके से इंडियंस को वो फ्रॉड ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी पता चल चुका है कि कंबोडिया में कई लड़कियों को भी बंधक बनाया गया है। हालांकि अब खुलासे के बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।